हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करें, क्लास को अपनी मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। बताइए कि इनमें से हमारा विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विलक्षण। ठीक है। तो विलक्षण हमारा विचित्र का पर्यायवाची होता है। विचित्र का और दूसरा अर्थ क्या होता है? अनोखा, है ना। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए थाली का बैंगन से क्या आपका अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है। अब आपकी थाली मान लीजिए ये है, इसमें आप बैंगन को रखेंगे तो वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है। आप जिसको जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, अर्थात उसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इसीलिए सिद्धांतहीन व्यक्ति की संज्ञा जो है थाली के बैंगन से की गई है। ओके। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है। तो होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। बताइए कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इसका अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, अनुभव होना। ठीक है। याद रखेंगे, उड़ती चिड़ियों के पंख गिरना का अर्थ होता है अनुभव होना या अनुभवी होना। क्लियर। सो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने आपके साथ में कई कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो आशा करेंगे इसको तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है। ऑप्शन है आपकी अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा इसका अर्थ क्या होता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, अपनी असलियत भूल कर बात करना। ठीक है। तो अपनी असलियत भूल कर बात करना इसी को बोलते हैं कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट। बताएं
तो कोई इर घाट तो कोई बिर घाट, इसका अर्थ क्या होता है? बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, या बहुत चालाक होना। बताइए कि कोई इर घाट तो कोई बिर घाट, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए, कोई इर घाट तो कोई बिर घाट, इसका अर्थ होता है तालमेल ना होना। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो तालमेल ना होना इसी को बोलते हैं कोई इर घाट तो कोई बिर घाट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, का अर्थ है। तो दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इनमें से बताइए कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या होता है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसी को बोलते हैं जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स की, विषय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन है आपके, हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। इनमें से बताइए कि विषमय स्थायी भाव किस रस में होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अद्भुत। ठीक है, विषमय जो स्थायी भाव है ये हमारे अद्भुत रस में होता है। ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ठीक है, शांत का निर्वेद। क्लियर? सॉरी, ऑप्शन 3 अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको रस से संबंधित क्वेश्चन बताना है इसमें। तो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। बताइए इनमें कौन सा रस है? वीर, शांत, वत्सल्य, या हास। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वत्सल्य। ठीक है, तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, ये हमारा वत्सल रस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 3 अगर आप चुन रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। ओके फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख मुख होना चाहिए, अधोमुख रहित उर्ध नहीं चितवत, ज्यो गत था हारे, थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने, ज्यो नालिन हिमकर की मारी। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। अब इनमें से बताएं कि इनमें से कौन सा हमारा रस है? हास्य, करुण, विप्रलंभ, या संयोग श्रृंगार। बताइए। ऑप्शन 3, विप्रलंभ अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा विप्रलंभ अलंकार है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 3 आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। विप्रलंभ अलंकार ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस, इनमें से बताइए कि सर्वश्रेष्ठ रस किसको मानते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस को हम सबसे श्रेष्ठ रस मानते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस को, ये सही लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा इसको रसराज बोलते हैं, रसों का राजा बोलते हैं और हिंदी का प्रथम रस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे रसराज किसको बोलते हैं तब भी श्रृंगार, रसों का राजा किसको बोलते हैं तब भी श्रृंगार रस हो जाएगा, और हिंदी का पहला रस कौन सा है तब भी हमारा श्रृंगार रस ही सही होगा। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अब श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस, ठीक है, संयोग श्रृंगार, दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। जहाँ पे नायक और नायिका के मिलने का वर्णन मिलता है हमको, वो हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ पे नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन मिलता है वो हमारा वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो करुण, भक्ति, श्रृंगार या वीर, इनमें से बताएं कि जो बिहारी जी हैं ये मुख्य रूप से किस रस के कवि हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, श्रृंगार। ओके, जो बिहारी जी हैं ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो बिहारी जी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, तुम यह काम मत करो। अब बताइए कि तुम यह काम मत करो ये कैसा वाक्य है? ऑप्शन है आपके आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, ये विस्मयवाचक। बताइए कि तुम यह काम मत करो ये कैसा वाक्य है, कमेंट करें। देखिए, इसमें काम को करने से रोका जा रहा है यानी कि मना किया जा रहा है, और जहां भी ऐसी स्थिति आ जाए कि कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाए, मना किया जाए, ठीक है, वो हमारे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, मत, नहीं, अगर ये दो वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हमारा निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। जहां पर किसी कार्य को करने की आज्ञा, आदेश दिया जाता है वो हमारे आगे आज्ञावाचक होते हैं। जहां पे प्रश्न पूछा जाए वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जहाँ पे कोई भी आ, आश्चर्य वाली बात हो वो हमारा विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हो सकता है राम का काम बन जाए। बताइए ये कैसा वाक्य है कि हो सकता है कि राम का काम बन जाए? ऑप्शन है आपके निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। बताइए। देखिए, इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है कि हो सकता है राम का काम बन जाए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो हो सकता है राम का काम बन जाए, तो ये हमारा संदेहवाचक है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वांछा पर्यायवाची शब्द है, तो वांछा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपके इच्छा, ईर्ष्या, आवाज या आपत्ति। बताइए कि वांछा किसका पर्यायवाची शब्द है?
तो वांछा का हमारा इच्छा का पर्यायवाची होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो वांछा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये वांछा हमारा इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वांछा हमारा इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कोकनद पर्यायवाची शब्द है। बताएं कि कोकनद, कमेंट करें कि कोकनद किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आपके कमल, ओझल, कपट या कपड़ा। बताइए कि कोकनद, फ्रेंड्स फटाफट से बताएं कि कोकनद किसका पर्यायवाची है। तो कोकोनट हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आंसर। तो कोकोनट किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो कोकोनट हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखेंगे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कमल। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स केतन पर्यायवाची शब्द है। तो झंडा, जीविका, खोपड़ी से झोपड़ी या घड़ा। बताए केतन, तो केतन किसका पर्यायवाची होता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, झंडा। ठीक है, देखिए केतन है झंडा, पताका, ध्वज, दंड, इन सब के पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो केतन पर्यायवाची शब्द किसका होता है? तो झंडा का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न गयंत पर्यायवाची शब्द है। तो हाथी, हरिण, हेतु या सोना। बताइए कि गयंद, तो गयंद किसका पर्यायवाची है? गयंद हमारा हाथी का पर्यायवाची होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। तो गयंद हमारा हाथी का पर्यायवाची होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गयंद किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्वार्थ शब्द का विलोम होगा। तो स्थूल, परमार्थ, जंगम या सूक्ष्म, इनमें से बताइए कि स्वार्थ का पर्यायवाची विलोम क्या होगा? पर्यायवाची नहीं, इसमें स्वार्थ का विलोम पूछा गया, बताएं। तो स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? परमार्थ होता है। ठीक है, सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। ठीक है, चलिए तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लेते चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग क्लास को तो अपने शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स आप सब लोग अपने क्लास को शेयर करते रहिए। क्लास में आपको 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आना है, तो प्लीज़ आप सब लोग क्लास को अपने शेयर करें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम होगा। तो वरिष्ठ,
लघु, जटिल या कुलटा? बताएं कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, लघु। ठीक है, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम होता है, ज्येष्ठ का विलोम हमारा लघु होता है। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? तो ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। ओके, क्या होता है? बड़ा। और लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। क्लियर? इसके अलावा फ्रेंड्स जटिल का विलोम क्या होगा? बताएं कि हमारा जटिल का विलोम क्या होगा। वेरी गुड। फ्रेंड्स जटिल का विलोम हमारा होता है सरल। क्या होता है? जटिल का विलोम हमारा सरल होता है। अगला ऑप्शन आपको दिया गया कुलटा। ठीक है, कुलटा का विलोम क्या होगा? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलटा का अर्थ हमारा होता है पतिव्रता। विलोम क्या होता है? कुलटा का विलोम हमारा होता है पतिव्रता। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन सेकंड अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अधीन, अंत्याक्षरी, त्योहार या पड़ोस? इनमें से बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा हमारा शब्द अशुद्ध है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, त्योहार। ठीक है, त्योहार ये वर्तनी हमारी जो है अशुद्ध है। तो इसमें जिनका आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो सही उत्तर है। बाकी अधीन, अंत्याक्षरी और पड़ोस ये शब्द हमारे बच्चों हैं, ये सभी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो नृशंस, विषम, रचयिता, प्रदर्शनी, व्याकरण, अनाधिकार, स्वामिभक्त, सौंदर्यता? बताइए कि इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्द जो है ये शुद्ध हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नृशंस, विषम। ठीक है, तो नृशंस की वर्तनी और विषम की वर्तनी ये दोनों सही लिखी हुई हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आपके। ठीक है, तो नृशंस और विषम ये दोनों शब्द हमारे वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध हैं। ओके, चलिए, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। तो सरासर, बिल्कुल, निपटना या एकमात्र, इनमें से बताइए कि निपट शब्द का समानार्थी कौन नहीं है। ऑप्शन थर्ड, निपटना। ठीक है, तो निपट का फ्रेंड समानार्थी कौन नहीं होता है? तो निपट का समानार्थी निपटना नहीं होता है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है तो वो शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो निपट का समानार्थी कौन नहीं होता है? निपटना नहीं होता है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ, अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है? बताए अभिज्ञ और अविज्ञ का इनमें से अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है आपके जानकार, अज्ञानी, ज्ञानी, निपुण, नासमझ, कुशल या अनजान, जानकार? बताइए कि अभिज्ञ और अविज्ञ का इनमें से अर्थ कौन सा होता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जानकार और अज्ञानी। तो अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार। और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है अज्ञानी। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चुना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, जानकार और अज्ञानी। ये हमारा युग्म बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, लड्डू खाए जाते हैं तो वाक्य है। बताइए दोस्तों, ये लड्डू खाए जाते हैं कैसा वाक्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं कैसा वाक्य है? कमेंट करें। तो लड्डू खाए जाते हैं ये हमारा कर्मवाच्य है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लड्डू खाए जाते हैं ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है, ये इसको आप याद रखेंगे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, कर्मवाच्य। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इनमें से किसमें जो है भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। बताइए, तो इनमें से किस में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको ये कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें हमारा भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा राम से खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है, धूप में नहीं चला जाता। इस टाइप के जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं ये सभी हमारे भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सामिश शब्द का विलोप शब्द है, तो आमिष, परामिष, निरामिष या आमिष। बताइए कि सामिश, ठीक है ना, तो सामिश शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरामिष। ठीक है, तो सामिश शब्द का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। तो ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सामिश शब्द का विलोम हमारा निरामिष होता है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने कि राम की गाय बहुत काली है, तो वाक्य में काली है। देखिए, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको वाक्य दिया गया है कि जो राम की गाय है वो बहुत काली है। इस वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रतिविशेषण? बताइए। ऑप्शन थर्ड, विशेषण। ठीक है, तो राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में जो काली शब्द है ये हमारा विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अगर आपसे पूछता है कि बहुत शब्द क्या है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाता है जिसको प्रतिविशेषण कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, राम की गाय काली है, इसकी विशेषता है कि वो काली है ना। लेकिन राम की गाय बहुत काली है, ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है, कि वो बहुत काली है। आगे समझ में? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है,
तो चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा, इनमें से बताइए कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, प्यारा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा से कौन सा शब्द बना हुआ है? जो प्यारा शब्द है ये हमारा भाववाचक संज्ञा से निर्मित शब्द है। ओके, क्योंकि प्यार से बना है प्यारा, है ना, ये हमारा भाववाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्यारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। बताइए कि इनमें से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फोर, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फोर आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव, देशज, संकर, तत्सम। बताइए कि विभावरी किस प्रकार का शब्द हमारा है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, तत्सम। ओके, विभावरी हमारा किस प्रकार का शब्द है? विभावरी हमारा तत्सम शब्द है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, विभावरी हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो जलज, पाठशाला, दिन या पंकज। बताइए इनमें से कौन सा हमारा एक यौगिक शब्द है? देखिए यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने, यानी कि दो शब्दों के मिलने से बने। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर आप सेकंड देखिए आप, पाठशाला। तो पाठशाला हमारा यौगिक शब्द का उदाहरण है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो कौन सा हमारा यौगिक शब्द है? तो पाठशाला हमारा यौगिक शब्द का उदाहरण है। इसके अलावा जलज, ठीक है, जलज क्या कौन सा है? तो ये हमारा यस, ये हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। ठीक है, और बहुव्रीहि समास का भी। ठीक है, समास में पूछे तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, और शब्दों में पूछे तो योगरूढ़ शब्द। ओके, दिन और पंकज ये किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो पंकज भी हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है, दिन हमारा रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द किनको बोलते हैं? तो जिन शब्दों के सार्थक खंड हम नहीं कर सकते हैं इनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिस शब्दों के कोई सार्थक खंड ना हो सके उनको हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि जिस शब्दों के कई सार्थक खंड हो सके इसको क्या कह देते हैं? ऑप्शन है आपके यौगिक, रूढ़,
मिश्रित या योगरूढ़, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यौगिक। ठीक है, तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके इनको हम यौगिक शब्द कहेंगे। ओके, क्योंकि ये जो है दो शब्दों के मेल से जब बनते हैं तो इनके दो पार्ट तो दो टुकड़े तो आराम से हो जाएंगे, है ना, और बाद में भी इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उनको हम यौगिक शब्द कहेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है तो निर्वाण, विद्रुम, परमधाम या शर्वरी। बताइए कि मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, परम धाम। ठीक है, तो मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, परम धाम। ठीक है, इसके लिए निर्वाण भी होता है। ओके, क्या होता है, निर्वाण भी होता है, लेकिन परम धाम ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, निर्वाण हम मृत्यु को कह सकते हैं लेकिन मोक्ष को नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा परम धाम है ये हमारा मोक्ष का पर्यायवाची होता है। ओके, चलिए तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि भाई सब लोग अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम अपने क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपका सेकेंड सेट भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखिए इसे मोक्ष का पर्यायवाची जो हमारा होगा ये निर्वाण ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करिए। ठीक है, तो मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, मोक्ष का पर्यायवाची हमारा निर्वाण होता है। परम धाम को हम बैकुंठ या स्वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, परम धाम का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची क्या होता है, बैकुंठ। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो डिबरी, पुष्कर, पगड़ी या ढोर। बताइए कि इनमें से हमारा कौन सा शब्द देशज नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्कर। ठीक है, जो पुष्कर होता है तो पुष्कर हमारा देशज शब्द का उदाहरण नहीं होता है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। पुष्कर हमारा देशज शब्द का उदाहरण नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि दशानन, ठीक है ना, तो दशानन हमारा किस प्रकार का शब्द है। चलिए तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, योगरूढ़। ठीक है, देखिए दशानन किस समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि दश है आनंद जिसके। ओके, और ये हमारा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। ओके,
तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। तो निरादर करना, भुलावे में रखना, निराश हो जाना या नासमझ। बताइए कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना इसका अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, निराश हो जाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात निराश हो जाना। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात निराश होना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद है। तो रोला, हरगीतिका, कुंडलियां या बरवय। बताइए कि इनमें से किस में किस जो है हमारे छंद में मतलब प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हरगीतिका। ठीक है, तो हरगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, हरगीतिका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने की गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। बताएं कि अगर आपको गमन का विलोम बनाना है, विपरीतार्थक बनाना है, तो आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है आपके आगमन आ, उप, प्रति या अनु। कमेंट करें। देखिए गमन शब्द का विलोम हमारा होता है आगमन। ठीक है, तो गमन का विलोम आगमन होता है। अब आप आगमन में कौन सा ऑप्शन देखेंगे, सॉरी कौन सा उपसर्ग देखेंगे, तो इसमें हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जो कि आगमन होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो अप, आ या परि। बताएं कि व्यवस्था से पहले कौन सा ऐसा उपसर्ग लगाएं कि उसका जो अर्थ है वो उसका जो अर्थ है वो उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था का विलोम क्या होता है, अव्यवस्था। तो इसमें हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा आ छोटा, ठीक है, क्योंकि अव्यवस्था नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये हमारा होता है अव्यवस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। बताइए कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। तो बघेली बोली का संबंध किस किस उपभाषा से है, तो ये हमारा पूर्वी हिंदी से है। क्लियर। सो अगर आप ऑप्शन नंबर फोर चुन रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा सेट फर्स्ट था, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सेट फर्स्ट था वो हमारा एंड हो चुका है। ओके, तो और अब आपका हम ये जो सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आपका सेट फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है और आपका सेकंड सेट है वो आपके सामने है। तो सेकंड सेट को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से हम बता दें फ्रेंड्स कि भाई जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास में आपको कम से कम 350 प्लस लाइव लेके आना है, ठीक है। तो कुछ हम Q&A डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हम अपने तरफ से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में आपका हम सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बताएं, अनुलोम का विलोम क्या होता है? बताएं, अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अनुलोम का विलोम हमारा होता है प्रतिलोम, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अनुलोम का जो हमारा विलोम होता है तो ये हमारा प्रतिलोम होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप हमको बताएं, विषधर किसका पर्याय है? बताइए कि विषधर किसका पर्यायवाची है? तो ये हमारा सांप का पर्यायवाची है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बताइए बताइए आप लोग फटाफट से। दर्प, दर्प पर्यायवाची है। बताइए कि दर्प किसका पर्यायवाची है? तो अहंकार का होता है। गर्व, घमंड। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, बस एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। बताइए कि जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो इसको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन बता पाता है कि जो बात, बताइए, जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो, बताएं कि जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? इसको हम बोलते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम किंवदंती बोलते हैं। क्लियर? अच्छा अगला क्वेश्चन आप लास्ट बता दीजिए, उसके बाद में हम सेकंड वाला जो सेट है वो आपका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस फर्स्ट सेट का और Q&A वाला। बताइए, जो कम जानता हो, इसको छोड़िए, जो दूर की सोचता हो इसको बताइए। जो दूर की सोचता हो, ये दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो? इसको हम दूरदर्शी कहेंगे। और जो कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा सेट फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है और अब हम आपके लिए जो है सेट सेकंड के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरी 1 घंटे की क्लास अभी आपकी और बाकी है। बस बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने भी अपने क्लास को शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने मिलके शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आपका सेकंड सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स प्रश्न है कि स्वाधीन का विलोम है तो गुलाम,
अधीन, पराधीन या परतंत्र? बताइए कि स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है? तो स्वाधीन का विलोम हमारा पराधीन होता है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? ये परतंत्र होता है। गुलाम का विलोम क्या होता है? तो गुलाम का विलोम हमारा आजाद होता है। क्लियर? सो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताएं, ऑप्शन है आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकारार्थक शब्द। बताएं कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम विलोम अर्थ बोलते हैं या विपरीतार्थक बोलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहेंगे। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, विलोम शब्द कहेंगे इनको। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपड़ या अवनति? बताएं कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़। ठीक है, क्या होता है उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। उन्नति का विलोम हमारा अवनति होता है। ठीक है, उत्थान का हमारा पतन होता है। ठीक है, और उत्कर्ष का विलोम हमारा अपकर्ष होता है। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है आंसर में, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो उन्मूलन का विलोम हमारा क्या होता है? तो ये रोपड़ होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी या प्रतिबंधित? बताएं कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध शब्द का विलोम हमारा होता है विहित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विहित। इसके अलावा अनुपयोगी का विलोम क्या होता है? तो ये होता है उपयोगी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप चुन रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये सही आंसर है आपका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न नैसर्गिक का विलोम है। तो सात्विक, कल्पिता, कृत्रिम या जटिल? बताएं कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। ओके, और जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। कृत्रिम को और क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित विलोम युग्म में से कौन सा सही नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रसारण संकुचन, ओजस्वी निस्तेज, भिज्ञ सभिज्ञ या देहाती शहरी। इनमें से बताएं कि कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, भिज्ञ सभिज्ञ। ठीक है, तो फ्रेंड्स भिज्ञ और सभिज्ञ ये जो हमारा युग्म है ये हमारा गलत है। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा युग्म सही नहीं है। ओके, चलिए, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वेरी गुड। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है तो सचल, चंचल, चेतन या जंगम। बताइए कि स्थावर का विलोम क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना हुआ है ऑप्शन नंबर 4 जंगम, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो स्थावर का विलोम हमारा जंगम होता है। क्या होता है? स्थावर का विलोम हमारा जंगम होता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो स्थावर का विलोम जंगम होता है, याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। बताइए, आपको वर्ड दिया गया किरण, आपको किरण का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड पुष्कर। ठीक है, तो कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो फ्रेंड्स पुष्कर शब्द है तो पुष्कर शब्द हमारा किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। पुष्कर हमारा तालाब का पर्यायवाची होता है। तालाब, इसके अलावा सरोवर। ठीक है, तालाब हो गया, सरोवर हो गया, पोखर हो गया, ठीक है, जलाशय हो गया। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं तो कालाधर, ओषधीश, शशधर या शशिधर। बताएं कि इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा हमारा नहीं है, यानी कि चंद्रमा को इनमें से क्या हम नहीं कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 शशिधर। ठीक है, तो चंद्रमा को क्या नहीं कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा को हम शशिधर नहीं कहते हैं। ठीक है, शशिधर किसका होता है तो शिव जी का पर्यायवाची होता है। ओके, तो फ्रेंड्स शशिधर है ये हमारा शिव जी का पर्यायवाची होता है, शंकर जी का। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शशिधर ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग। बताइए कि इनमें से एक शब्द कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अश्म। ठीक है, तो इनमें से जो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, नहीं होता है। अगर यहाँ पे अश्व होता तो ये सही था हमारा। ठीक है, तो अश्व नहीं, अश्व हमारा घोड़ा का पर्यायवाची होता है। क्लियर, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अश्व। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।
डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, बताएं। चलिए ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, आतंक, अतंक, मृगांक, पंचानन या सिंधुर। इनमें से फ्रेंड्स आपको फटाफट से बताना होगा कि कौन सा शब्द हमारा सिंह का पर्यायवाची है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, पंचानन। देखिए पंचानन, इसके अलावा शार्दूल, शेर, ठीक है, वनराज, व्याघ्र, ये सभी हमारे सिंह के पर्यायवाची होते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है? तो वन, अर्णव, विपिन या दावा, इनमें से बताइए कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्णव। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? अर्णव, इसके अलावा कानन, ठीक है, विपिन, ठीक है, ये भी विपिन भी होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें दो हमारे मिल, इसमें से ऐसा होना चाहिए था कौन सा जो है हमारा जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये दावा नहीं होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। ठीक है, तो चलिए, तो जंगल का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? दावा नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो कलित, अवतंश, जातरूप या तामरस, इनमें से बताइए कि कौन सा हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, जातरूप। जातरूप हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। क्लियर, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जातरूप होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा स्वर्ण का और क्या, तो सोना। ओके, सोना, सोना, स्वर्ण, ठीक है, ये सभी हमारे स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर, चलिए फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने की हवा के लिए शब्द पर्यायवाची है। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके, अनिल, अनल, अनंग या अनूप। इनमें से बताएं कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है हमारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, अनिल। ठीक है, चलिए तो जो अनिल होता है, तो अनिल हमारा हवा का पर्यायवाची होता है। ओके, इसके अलावा वायु, ठीक है, समीर, पवन, ओके, प्राणदा, ये सभी हमारे हवा के पर्यायवाची होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताएं कि आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, या योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना। बताएं कि आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना। ओके,
तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी करना, इसी को हम बोलते हैं आंख नदीदा काढ़े कसीदा। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच से निकल भागना। बताएं, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ओर मुसीबत। देखिए, दोनों ओर मुसीबत होना, इसी को हम बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ओके, सो ऑप्शन 3 अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अच्छा हमको बताइए कि लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए, लोहे के चने चबाना, बताएं लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बुरी तरह हारना। ठीक है, चलिए तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन 3 आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। बताइए, अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। बताएं, अंधे को दीपक दिखाना। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग बताइए फटाफट से कि अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ होता है नासमझ को उपदेश देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चुनना है अपना इस क्वेश्चन के लिए आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो नासमझ को उपदेश देना, इसी को हम बोलते हैं कि अंधे को दीपक दिखाना। ओके, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अंधेर नगरी का अर्थ है। बताएं, तो राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, या सुनसान जगह। बताइए कि अंधेर नगरी, तो फ्रेंड्स अंधेर नगरी का अर्थ बताएं क्या होता है? तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है कि अन्याय की जगह। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। क्लियर? तो अगर आपने चुना हुआ फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आपको क्लास को अपने शेयर करना है। ठीक है, क्लास को सबको अपने शेयर करते रहना है। क्लास में अपने 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लाना है। ठीक है, कम से कम आपको 350 बच्चे लाइव लेके आना है। तो ऐसा तभी होगा जब आप लोग क्लास को अपने शेयर करेंगे, अपने क्लास को सब लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाला का घर का अर्थ है। तो आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए कि खाला का घर, तो खाला का घर इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, खाला का जो खाला का जो घर का अर्थ होता है, ये होता है आसान काम। ठीक है, इसके अलावा खाला किनको बोलते हैं? देखिए, जैसे मुस्लिम में जो हम लोगों के फूफा जी होते हैं, ठीक है, हम लोगों में जो हम लोगों के फूफा जी होते हैं, तो इसी प्रकार से मुस्लिम में जो है जैसे हम लोगों के फूफा जी होते हैं वैसे ही उनको कहा जाता है। ठीक है, हम लोग फूफा जी बोलते हैं और वो लोग खाला बोलते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसमें आपको ऑप्शन 2 कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ओके, तो खाला का घर का अर्थ होता है आसान काम। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो कामचोर व्यक्ति, साहसिक व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। बताएं कि बछिया का ताऊ, बताइए बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति के लिए हमारा एक शब्द क्या होता है, तो इसको हम बछिया का ताऊ कहते हैं। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो बछिया का ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बताइए शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपके, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। बताएं शैतान की आंत, बताइए फ्रेंड्स शैतान की आंत इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु, तो बहुत लंबी वस्तु इसी को हम बोलते हैं शैतान की आंत। देखिए आंत लिखा हुआ है, आंख अलग हो जाएगा, ठीक है, आपको गलत होगा। तो इसमें जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है, बहुत लंबी वस्तु। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो करपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। बताइए कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वस्त्र, चीर, अंबर, वसन, पट। ठीक है, ये सभी हमारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं, तो इनको याद रखेंगे। सो ऑप्शन फोर अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर अपने, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका कपड़ा, हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो रुक्ष, वृक्ष, पल्लव या खजूर। इनमें से बताएं फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करके कि इनमें से कौन सा हमारा एक तद्भव शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, खजूर। ठीक है, तो खजूर हमारा तद्भव शब्द है। देखिए वृक्ष, वृक्ष और पल्लव, इनको आप देखेंगे तो ये संस्कृत भाषा के शब्द आपको प्रतीत होते होंगे। ठीक है, और जो भी हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा तद्भव शब्द है, अगर ये पूछे कि तद्भव कैसा शब्द है, ठीक है तद्भव, तो तद्भव भी हमारा तत्सम शब्द है। समझ रहे हैं, जैसे इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव है, तो वह खजूर हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि तद्भव कैसा शब्द है, तो तद्भव भी हमारा तत्सम शब्द है, क्योंकि ये भी तो संस्कृत का वर्ड है तद्भव, है ना। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फोर आया हुआ है वो सही उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि धारित्री का तद्भव रूप है। बताएं तो धारित्री, धरती, धरिता या धरित्री, मतलब धरितरी, इनमें से बताइए फ्रेंड्स कि धारित्री का तद्भव रूप कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट कीजिए कि धारित्री का तद्भव रूप कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, धरती। ठीक है, धारित्री का तद्भव क्या होता है, तो ये हमारा धरती होता है। अब धरती के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो धरा, वसुंधरा,
भूमि, ठीक है। अचला, अगर अचला पूछे तो भूमि का होता है, और चपला पूछे तो ये बिजली का होता है, यानी कि विद्युत का, ठीक है। तो याद रखेंगे इनको। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सेकंड आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड कि शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। तो शमश्रु, शमश्रु का तद्भव क्या होता है? मूक्ष, मूंछ, अश्रु, आंसू, ये ससुर। बताएं कि शमश्रु का तद्भव क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूंछ, ठीक है। तो शमश्रु का तद्भव क्या होता है? याद रखिए कि मूंछ होता है, ओके, ठीक है। ससुर का क्या होता है? तो श्वासुर होता है, ठीक है। श्वासुर ये हमारा ससुर का होता है। तो शमश्रु जब किसका होता है? तो मूंछ का होता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कलश, कलश, कलश या कलश। बताइए कि इन विकल्पों में से कौन सा एक तत्सम शब्द का हमारा उदाहरण है। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलश, ओके। जो कलश शब्द हमारा है फ्रेंड्स, ये हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कलश, कलश हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण है, ओके। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि मोर का तत्सम रूप होगा। तो मयूर, सॉरी मऊर, मयूर, मोयूर या मऊर। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं फ्रेंड्स कि मोर का तत्सम रूप क्या होगा। तो मोर का तत्सम होता है मयूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। तो मोर का तत्सम क्या होता है? तो मोर का तत्सम हमारा मयूर होता है। क्लियर? सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तो नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, आलस्य। देखिए आलस्य हमारा तद्भव तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हमारा आलस होता है, ठीक है। तो आलस इसका तद्भव होता है। तुरंत का क्या होता है? तीव्र। उपरोक्त का उपर्युक्त, क्या होता है? उपर्युक्त होता है तत्सम। और नारियल का तत्सम क्या होता है? कोई बता सकता है? चलिए बताइए आप लोग पहले कि नारियल का तत्सम क्या होता है। देखिए नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। ओके चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता है। बताए चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता है। तो इसमें से बताएं कि सुवत का हमारा वर्तनी कौन सही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने बढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसको गलत आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताएं कि चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता है या सवात की बूंद का प्यासा होता है, सुवात की बूंद का प्यासा होता है, स्वात की बूंद का प्यासा होता है या स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए।
देखिए, चातक स्वात की बूंद का प्यासा होता है। स्वात एक क्या होता है? नक्षत्र होता है, ठीक है, जो कि जब बरसता है तभी जो चातक पक्षी है अपनी प्यास को बुझाता है। इसीलिए कहा गया है कि चातक स्वात की बूंद का प्यासा होता है। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड कि साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो अन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अनन्याश्रित या अनन्याश्रित, बताएं कि साहित्य और समाज का कैसा संबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, अनन्योयाश्रित। क्या होता है? अनन्योयाश्रित। तो जो अनन्योयाश्रित की वर्तनी हमारी ऑप्शन सेकंड में दी हुई है, तो फ्रेंड्स ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनन्योयाश्रित। क्लियर? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। बताएं सहस्त्र की वर्तनी शुद्ध कौन सी है? सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र या सहास्त्र? बताएं कि सेनापति सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इनमें से कौन सी एक शुद्ध वर्तनी है? बताइए। देखिए, ये जो फ्रेंड्स सहस्त्र लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड में और क्वेश्चन में, ये दोनों मेरे सही हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने क्लास को सब लोग शेयर करते रहें, क्लास को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको क्लास में 350 प्लस लाइव स्टूडेंट्स लेके आना है। ओके, चलिए, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग अपने क्लास को शेयर करेंगे। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? बताएं कि परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता की वर्तनी इनमें से शुद्ध कौन सी है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, रचयिता। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचयिता। तो रचयिता का अर्थ क्या होता है? रचना करने वाले को रचयिता कहते हैं। ओके, परमात्मा जो है समग्र यानी कि संपूर्ण, पूरे, ठीक है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो इसमें उपर्युक्त की वर्तनी गलत है। देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वर्तनी आपको बताना है, और क्वेश्चन में आपके नीचे जो वर्ड आपको बताना होगा वर्तनी शुद्ध या अशुद्ध के बारे में, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है, तो वहां से आप बता सकते हैं। बताएं कि उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त की वर्तनी इनमें से शुद्ध कौन सी है? ऑप्शन है आपके उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, उपर्युक्त। ठीक है, तो उपर्युक्त की जो वर्तनी हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में दी हुई है, ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी
परमुखापेक्षी, प्रमुखोपेक्षी या प्रमुखापेक्षी, बताएं। इसमें तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है, आपको सभी ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो ये सबके सब ऑप्शन सही हैं। ओके, परमुखापेक्षी। ओके, तो सबके सभी जो हमारे ऑप्शन हैं सही दिए हैं। ठीक है, तो मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सभी ऑप्शन कैसे सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें थर्ड हमारा सही होगा, ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है, परामुखा नहीं होता है, परमुखापेक्षी होता है। परामुखापेक्षी नहीं होता है, क्या होता है, परमुखापेक्षी होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, परमुखापेक्षी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। तो कन्नौजी कन्नौज, खड़ी बोली मेरठ, अवधी प्रतापगढ़, भोजपुरी बलिया। इनमें से फ्रेंड्स कौन सा हमारा जो है एक गलत युग्म है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सी बोली या बोली क्षेत्र से संबंधित एक गलत युग्म है। ओके, चलिए अब हम ले चलते हैं फ्रेंड्स आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जनपद व बोली से संबद्ध असंबद्ध युग्म की पहचान करें। तो भोजपुरी फतेहपुर, खड़ी बोली बागपत, अवधी बहराइच, ब्रज बंदायूं। बताएं इनमें से कौन सी बोली और बोली से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें से इसका गलत युग्म है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोजपुरी फतेहपुर। ठीक है, तो भोजपुरी जो बोली है ये फतेहपुर में नहीं बोली जाती है। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है आपकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स की बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी या बघेली पूर्वी हिंदी। तो बोली व उपभाषा से संबंधित इनमें से कौन सा कथन हमारा एक गलत है, बताएं। चलिए ऑप्शन थर्ड, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी। ऑप्शन थर्ड अगर आप चुन रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स अपने आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो खड़ी बोली पूर्वी हिंदी ये हमारा एक असंबद्ध युग्म है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन थर्ड आया हुआ है फ्रेंड्स वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न की जातिवाचक संज्ञाएं बताएं। तो लड़का, सेना, श्याम या दुख। इनमें से बताएं कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़का। लड़का क्या है, देखिए अगर यहाँ पे किसी का नाम दिया हो तो मान लो राम, मोहन। ठीक है, ये अगर नाम दिए होते जैसे श्याम नाम दिया हुआ है तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चूंकि इसकी जाति के बारे में बताया गया कि ये लड़का है लड़की है, तो क्या लड़का है, तो इसलिए हमारा ये जातिवाचक हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। सेना क्या है सेना को हम समूहवाचक संज्ञा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेना एक व्यक्ति नहीं होता है, इसमें कई सारे लोग होते हैं, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। दुख हमारा अच्छा बताएं क्या है। अब आप फटाफट से ये कमेंट करके बताइए हमको, जो दुख है तो दुख कैसी संज्ञा है।
ये हमारी भाववाचक संज्ञा है दुख। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इस क्लास का अब हम अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित क्वेश्चंस बताने दोस्तों, बताएं इनमें से हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन 4 परिषद। ठीक है, तो फ्रेंड जो परिषद हमारा शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परिषद ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। इनमें से बताएं फ्रेंड्स फटाफट से कि तनु का पर्यायवाची क्या होता है। बताएं तनु का पर्यायवाची क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शरीर। ठीक है, तो फ्रेंड्स तनु का पर्यायवाची क्या होता है? तो तनु का पर्यायवाची हमारा सॉरी ये शरीर होता है तनु का पर्यायवाची। ओके, सो फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। इसके शरीर के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं बताएं कि शरीर के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? काया, देह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे तनु के अन्य पर्यायवाची होते हैं। ओके, चंद्रमा के पर्यायवाची बताइए कितने होते, क्या कौन से हैं? चांद, मयंक, शशि। ठीक है, ये सभी हमारे चांद के पर्यायवाची होते हैं। खटिया के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? खाट, चारपाई। ठीक है, ये हमारे खटिया के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने कि पावक का पर्यायवाची शब्द है। बताएं कि पावक का पर्यायवाची क्या होता है? अंगारा, हुताशन, रपट या ज्वाला। इनमें से बताएं फ्रेंड्स कि पावक का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होता है? तो पावक का पर्यायवाची फ्रेंड्स हमारा याद रखेंगे होता है अनल पावक, ज्वाला या आग बोल सकते हैं। तो अनल, पावक, ज्वाला, लपट, लपट नहीं होता। ठीक है, अग्नि, ये सभी हमारे इसके एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स में हमारा ऑप्शन सेकंड हम मानते हैं। ठीक है, ज्वाला नहीं होते, हुताशन होता है। क्या होता है? हुताशन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अनल, पावक, अग्नि, ज्वाला, हुताशन ये सभी होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने की किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रभा, रवि, दिनकर, सॉरी प्रभा, रवि, हिमांशु। इनमें से बताएं फ्रेंड्स की किरण का पर्यायवाची क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रभा। ठीक है, प्रभा, किरण। ठीक है, ये सभी पर्यायवाची दूसरे के होते हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट सॉरी अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्चन के लिए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। इसके अलावा रवि, हिमांशु, दिनकर, प्रभात, सूरज, सूर्य। ठीक है,
इसलिए ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, सूरज के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर आपने चुना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि मृदुल का विलोम शब्द है तो कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर, इनमें से बताएं कि मृदुल का विलोम क्या होता है। तो मृदुल का विलोम रुक्ष होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, रुक्ष। ओके, ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। मृदुल का विलोम रुक्ष होता है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, मृत्यु से जीवन की डैश का ज्ञान होता है तो वास्तविकता, नश्वरता, निरर्थकता, दुर्बलता। तो मृत्यु से जीवन की के किस चरण का, किस अनुभूति का ज्ञान होता है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, नश्वरता। तो मृत्यु से जीवन की नश्वरता का ज्ञान होता है। क्लियर? ऑप्शन सेकंड अगर आपने चुना इसका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर यह है आपका, नश्वरता। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा बताएं, प्रतिवेदन, प्रतिफलन, दर्पण या प्रतिपालन। तो कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का क्या होना चाहिए बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रतिफलन। ठीक है, तो कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का प्रतिफलन होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, अतीत, अभिभूति, अविनीति या कालातीत, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, कालातीत। यहाँ पे कौन से वर्ड को भरेंगे, कालातीत। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन चेतना का अर्थ है जनता को डैश आधार देना। जन चेतना का अर्थ बताएं कि जनता को किसका आधार देना, व्यापक, भ्रामक, भयानक या आक्रामक। तो जन चेतना का अर्थ है जनता को व्यापक, जो है व्यापक आधार देना। ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने चुना इसका आंसर फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है होश में आना। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, आंख खुलना अर्थात होश में आना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कमर सीधी करना। बताएं फ्रेंड्स कि कमर सीधी करने का अर्थ क्या होता है, थकावट दूर करना, काम करना, बुरा भला कहना या व्यर्थ परिश्रम करना। बताएं कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए, तो कमर सीधी करना अर्थात आराम करना या थकावट दूर करना। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खुदा गंजे को नाखून ना दे। बताइए इसका अर्थ क्या होता है, कि सिद्धांतहीन होना, तुक्ष होना, अनाधिकारी को अधिकार न मिलना या आपत्तियों से बचना। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका अर्थ क्या होता है। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, ठीक है, अर्थात अनाधिकारी को अधिकार न मिलना। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड होगा हमारा आंसर,
अनाधिकारी को अधिकार न मिलना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है साढ़े साती लगना। बताएं कि साढ़े साती लगने का अर्थ क्या होता है? खुशी का समय आना, विपत्ति का समय आना, दुखड़ा रोना या कड़ी मेहनत करना। बताएं साढ़े साती लगने का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, विपत्ति का समय आना। तो याद रखेंगे कि साढ़े साती लगना अर्थात विपत्ति का समय आना। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो याद रखेंगे साढ़े साती लगना अर्थात विपत्ति का समय आना। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला मुहावरा आपका है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो आपका मुहावरा है कि गागर में सागर भरना। ऑप्शन है आपके थोड़े कार्य को बहुत बड़ा बताकर करना। अगला ऑप्शन है आपका कि जरूरत से ज्यादा खाना, अपात्र को दान करना, छोटे पात्र में अधिक जल संग्रह करना। बताएं गागर में सागर भरना इसका अर्थ क्या होता है? पांचवा ऑप्शन भी होगा यस, थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। यस, आप बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 5, कि थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार को प्रकट करना अर्थात गागर में सागर भरना। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स देखते। अगला प्रश्न है आपके सामने, परमानंद में समास है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। परमानंद इनमें समास कौन सा है बताएं? चलिए बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ठीक है, परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अव्ययीभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। इनमें से कौन सा समास नहीं है बताएं? चलिए, तो ये अभी डिस्कस किया गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, कर्म कारक समास। तो कर्म धारय समास होता है, कर्म कारक कोई भी समास नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हुआ है। अभी डिस्कस किया गया था कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जो है संज्ञा होता है वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा? तो यह हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है। तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो वहां पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और अर्थ जो है वो प्रधान होता है। अगला प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। बताएं निशाचर में समास। निशाचर हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है? चलिए, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। आप बताएं मुख दर्शन में समास कौन सा है? तो मुख दर्शन ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, याद रखें। चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, ये विजय प्राप्त करना। बताएं घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मान लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो घुटने टेकना अर्थात हार मान लेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है तो भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, या किसी के लिए खाना पकाना। खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं खिचड़ी पकाना। तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, खिचड़ी पकाना अर्थात किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स विदेशी शब्द है, चश्मा, जीभ, जूता, वायु। आप बताएं इनमें से कौन सा हमारा एक विदेशी भाषा का शब्द है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चश्मा। ठीक है, चश्मा हमारा जो है विदेशी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। बाकी जीभ तद्भव शब्द है, जूता जो है हमारा देशी शब्द है, और वायु हमारा तत्सम शब्द है। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? बताएं। तो मलीदा, पैमाना, इस्तीफा, तनख्वाह, बताएं इनमें से कौन सा फारसी शब्द नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तीफा। इस्तीफा जो हमारा फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है इस्तीफा। बाकी मलीदा, पैमाना और तनख्वाह, ठीक है, ये सभी हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। क्लियर? इसके अलावा अरबी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, इज्जत, इमारत, आदमी, किताब। ठीक है, गरीब और मौसम, ये 6 वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। किस भाषा से संबंधित है? अरबी भाषा से, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, प्रिय, अमीर या भक्त, बताइए। अलग ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारा विदेशी भाषा का शब्द है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमीर। ठीक है, ये जो अमीर वर्ड है ये हमारा विदेशी भाषा का शब्द होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लालटेन, ऑर्डर, हॉस्पिटल, आदमी, ये सभी हमारे जो है विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए सॉरी, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो शक, चलिए इनमें से कौन सा हमारा विदेशी शब्द है, बताएं। निद्रा, अचरज, अलमारी या चबूतरा, बताएं इनमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, कमेंट करें। ऑप्शन सी, अलमारी। ठीक है, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तो अलमारी हमारा विदेशी भाषा का शब्द होता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। सॉरी, अलमारी हमारा अरबी नहीं पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सु या सा, बताएं कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। तो संयोग में हमारा सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की आलिखित शब्द में यानी निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय संबंधित प्रश्न है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको आप अपने होमवर्क में बताएंगे। तो वार्षिक, लड़ाई, भिंडत, मिलाप, इनमें से किस शब्द में हमारा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दोस्तों की प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा, प्रति, एक या इक, बताएं कि प्रत्येक शब्द में हमारा उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्येक शब्द में हमारा प्रति उपसर्ग है। अब हमको बताएं कि प्रत्येक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्येक शब्द में हमारा प्रत्यय हमारा एक है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठ, अक या बै, बताएं बैठक शब्द में हमारा प्रत्यय कौन सा है? ये भी डिस्कस किया क्वेश्चन है, बताएं। तो बैठक शब्द में हमारा अक प्रत्यय है। ठीक है, तो बैठक शब्द में हमारा प्रत्यय कौन सा है? इसमें हमारा अक प्रत्यय है, ये आप याद रखें। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स क्लास जो है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है, सब लोग अपनी क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, और जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है, सभी लोग अपनी क्लास को शेयर भी कर दें। सब लोग क्लास को अपनी लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय BSA, जय BSA क्लास।